है ना। आज हम लोगों को ये डिस्कस करना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसके कई सारे नाम है कि नहीं? बहुत सारे नाम है, 4-5 नाम तो लिखाए होंगे, 5 नाम, है ना, 4-5 नाम है। तो इन सभी 5 नामों का नाम क्यों पड़ा, एक नाम से हम सेटिस्फाइड क्यों नहीं हुए, है ना। जैसा कि मैंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है ना। उसके बारे में हमें जो भी जानकारी मिली वो खुदाई के दौरान जो चीजें प्राप्त हुई उनसे हम लोगों ने एक अनुमान लगाया कि ऐसा होता होगा। और ये तभी संभव है ये कह पाना कि ऐसे ही थे, जब तक हम उनकी लिपि को नहीं पढ़ पाते, है कि नहीं। अब जैसे ये मार्कर है, अगर हमें इसके बारे में कहीं लिखा हुआ एविडेंस नहीं है तो हम मार्कर का अलग अलग अनुमान लगाएंगे। कोई लोग कहेंगे भाई इससे लिखा जाता था, कोई लोग कहेंगे सर नहीं नहीं ऐसे करके ऐसे कान खुजाया जाता था। अनुमान आदमी तो इसे लगाएगा ना, क्या वो आदमी जो बोल रहा है ऐसे करके कान खुजाया जाता था तो गलत बोल रहा है? नहीं, सही बोल रहा है, उसका अपना तर्क है। इसके कई सारे एविडेंसेस हो सकते हैं, कई सारी बातें हो सकती हैं। ठीक उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी हम लोगों को चीजें प्राप्त हुई उसका आज तक हमने सिर्फ अनुमान लगाया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो लिखा उसे आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। और ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता होने का गौरव है हमारे पास, है ना। ऐसा नहीं है कि दुनिया में और प्राचीन सभ्यताएं नहीं थी। वर्तमान समय में जब आप इराक की बात करते हैं जिसकी राजधानी बगदाद है, 9000 साल पहले की बात हो रही ना, तो आज से 9000 साल पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये तो इंडिया है ना। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो रीजन आपको दिखता है ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। आपने नाम सुना है क्या हड़प्पा सभ्यता का? नाम सुना है? उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है हम लोग। तो ये पूरा भारत है, लेकिन इस वाले रीजन में, इस वाले एरिया में क्या पाया गया हमारे देश में? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता जिसको हम लोग कहते हैं। क्लियर हुआ? लेकिन जब हम वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं तो और भी बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनके बारे में हमें और भी साइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। ये जब आप इलाका देखते हैं, इधर आपको लगभग इराक मिलता है। क्या मिलता है? इराक मिलता है। और इस वाले पोजीशन में हमें एक सभ्यता और मिलती है जिसे कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। नाम सुना है इसका कभी? मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कहां है वर्तमान समय में? तो आप बताएंगे ये इराक में मिलता है। थोड़ा सा आप इधर वाले रीजन में आएंगे तो यहां आपको एक और सभ्यता मिलती है जिसे कहते हैं मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? हाँ, जिसे हम लोग इजिप्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे अपने देश के नाम में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इंडिया कहें या भारत कहें, ठीक उसी तरह से प्रॉब्लम इनके यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग इजिप्ट भी कहते हैं और ये लोग मिस्र भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अपने यहाँ की जैसे हड़प्पा सभ्यता है, जो अपने यहाँ की हड़प्पा सभ्यता है वो देखो ना, ये सिंधु नदी बह रही है जो अरब सागर में आके गिरती है। तो हड़प्पा सभ्यता बेसिकली सिंधु नदी के किनारे पाई गई, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। समझ रहे हो? लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहां की सभ्यताओं का नाम ऐसा नहीं हुआ, ऐसा ही हुआ। कैसे? अब जरा क्यों तुमको लगेगा जैसे अब हम बोल देते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, तो अपनी सभ्यता में सीधे सीधे सिंधु का नाम आ रहा कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। इनके यहां भी नदी का नाम आता है लेकिन इनडायरेक्टली आता है। जैसे मेसो, मेसो का मतलब होता है मध्य, मेसो मतलब मध्य, और पोटामिया का मतलब होता है नदियों का क्षेत्र, दो नदियों का क्षेत्र। समझ आया? तो इसका पूरा अर्थ हुआ दो नदियों के बीच का या दो नदियों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाया? मेसोपोटामिया। तो यहां जो नदी पाई गई उसका नाम रखा गया दजला और फरात। यानी कि दजला और फरात नदी के किनारे या बीच में जो सभ्यता इराक में पाई गई उसे क्या कहा गया? मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्लियर हुआ? ये जो मिस्र की सभ्यता है ये नील नदी के किनारे पाई गई। कहां पाई गई?
नील नदी के किनारे, जिसे नाइल नदी भी कहते हैं हम लोग। और ये दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन के बारे में भी बोला जाता है, पता है तुम लोगों को? अमेजन नदी के बारे में बोला जाता है, लेकिन दुनिया की सबसे लंबी नदी होने का दर्जा प्राप्त है इसमें नदी को, हाँ, नील नदी, जिसे नाइल नदी भी कहते हैं। ये कहां पर है? मिस्र में है। समझ आ रहा है? यहीं जब आप मिस्र को पढ़ते हो तो आपको एक कैनाल के बारे में जानकारी मिलती है जिसे कहते हैं स्वेज नहर। नाम सुना है? हाँ, स्वेज नहर के बारे में पता चलता है। ठीक, स्वेज नहर का को शुरू कब किया गया था? तो 1869 में। कब शुरू किया गया था? ये डेट कभी नहीं भूलोगे। तुमसे ये कई बार स्टैटिक्स जीके में सवाल पूछा जा सकता है कि स्वेज नहर को कब ओपन किया गया, कब खोला गया उसको? तो 1869 में, 1869 में। ये डेट अक्सर आप भूल जाते हैं, लेकिन आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जन्म लिए थे। नहीं जन्म लिए थे। गांधी जी का बर्थडे कब? 1869 में। और 1869 में ये ओपन हो गई सुएज में। अब भूलेगा? इसको सीधा लिंक कराओ गांधी जी के साथ। गांधी जी जिंदगी में कभी भूलेगा? हाँ, नहीं, बस ध्यान रखे रहो, गांधी जिस दिन पैदा हुए उसी दिन सुएज नहर खुली, यानी कि उसी दिन सुएज नहर पैदा हो रही जिस दिन गांधी पैदा हो रहे हैं। तो बर्थडे याद रखो, ये कभी नहीं भूलेगा। क्लियर है? और गांधी का बर्थडे याद करना तुम्हारा नैतिक जिम्मेदारी, क्योंकि तुम्हारे फादर ऑफ नेशन है ना? ये बात समझ आ रही है कि मिस्र में ही है क्या सुएज नहर? लेकिन कल तुम्हें हमें एक सवाल बता के आना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुएज नहर का अंतरराष्ट्रीयकरण कब किया गया? बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? सुएज नहर को ओपन किया गया 1869 में, लेकिन सुएज नहर का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया गया कब? यानी मतलब पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया। अभी ये किसके लिए खुला है? सिर्फ मिस्र के लिए, लेकिन इसका अब इस्तेमाल पूरी दुनिया कर सकती है। ऐसा कब हुआ? क्या मिला तुमको? 1950 से 60 के बीच में है। 54 है कि 56 है? और ये दोनों सवाल स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। कैनाल बोलते हैं ना, सुएज नहर। नहर को कैनाल बोलते हैं। हाँ हाँ, लो तोड़ टाड़ डालो, सब तुम तोड़ डालो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वो तुम्हारे साथ जो दोस्त आती थी वो क्यों नहीं आ रही क्लास में आजकल? मंडे से आएगी? क्या दिक्कत आ रही है उसको? अच्छा, हाँ हाँ, वो कहाँ रहती है? अरे बड़े लंबे दूर से आती है। और तुम कहाँ से आती हो? अरे तुम पास में रहती हो। उसको बहुत टाइम लगता होगा आने में। साकेत नगर का मतलब कहाँ है? गोविंद नगर के आगे है ना? कैसे? अरे बाप रे, बात हुई है? जब आप हमें छोड़ देंगे, हमें पूछ रहे हैं क्या आप चलेंगे? कब? हाँ हाँ हाँ, नहीं तो तुम कहीं ना कि हम इधर जा रहे हैं सर पास में। हाँ हाँ, अगर तुम इधर जाती तो छोड़ देते तुमको चल के हम। हाँ हाँ, तो हम इधर जा रहे थे। क्या हुआ, मिला? 1956। समझ आ रहा है? तो इस तरह से सुएज नहर के बारे में जानकारी मिलती थी। यानी कि अब ध्यान से समझना, एक समय था जब दुनिया के जो यूरोपियन लोग थे, ध्यान से समझना, हमारे साथ, मेरा अपने देश के साथ, इतिहास के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ हुआ है। अब मैं तुमको बताऊं, आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें जो जानकारी मिली
वो मिली 1921 में। समझना बात को, हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी कब मिली? 1921 में। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम नाम का एक व्यक्ति हुआ, क्या नाम है? अलेक्जेंडर कनिंघम नाम का एक व्यक्ति हुआ जो ब्रिटिश आदमी था। उसे हड़प्पा सभ्यता की मुहर पहली बार मिली 1875 में। कब मिली? 75 में। यानी कि ध्यान से समझना कि अगर हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन न होती तो आज हमारा इतिहास कुल मिला के 4000 साल पुराना होता। आज से हम 4000 साल पुरानी सभ्यता वाले होते। लेकिन जब हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन आ गई तो हमारा इतिहास 9000 साल पीछे चला गया। कितने हजार साल पीछे चला गया? 9000 साल पीछे चला गया। ये तो हमारे लिए बड़ा प्राइड का विषय है, बहुत गौरव की बात है। गौरव की बात क्यों है, जरा इस बात को समझो। जैसे तुम्हारा कोई मकान आज बना, कोई आज मकान बना है ना, या तुम्हारा कोई मकान लाल किला है, समझो 500 साल पहले बना है, उसमें ज्यादा गौरव है या तुम्हारे आज बने हुए मकान में गौरव है? समझो इस बात को कि मुकेश अंबानी का मकान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रईसियत वाला है, लेकिन कोई यात्री उनके यहां मकान देखने जाता है, लेकिन लाल किला और ताजमहल सब देखने जाते हैं। क्यों देखने जा रहे हैं? भव्यता है, उतना ही पैसा, उससे ज्यादा पैसा लगा मुकेश अंबानी वाले मकान में, लेकिन वो प्राचीनता की बात है कि आज से 500 साल पहले इतना बढ़िया बनाया था इन लोगों। तो हम किस विषय पर प्राइड करते हैं? प्राचीनता पर। किस विषय पर गर्व करते हैं? प्राचीनता पर। ठीक वही बात कि अगर हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन ना होती तो हमारा पूरा इतिहास आज से कुल 4000 साल पहले का था वैदिक कल्चर से। लेकिन जब हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिली 1921 में, यानी कि 1921 से हमारे देश का इतिहास 9000 साल पीछे हो गया, 4000 के बजाय। ये बात 1921 में ना होकर के ये बात हो सकती थी 1875 में, जब हम गुलाम थे। यहां भी गुलाम है, यहां भी गुलाम है अंग्रेजों के, और जो काम हो रहा है वो अंग्रेज के द्वारा ही हो रहा है। अंग्रेज इस बात को मान के बैठे हुए थे कि भारत के लोग इतने गरीब, इतने असभ्य, इतने अनसिविलाइज्ड हैं कि इनकी सभ्यता इतनी पुरानी हो ही नहीं सकती। बात समझ आ रही है? कैसे? क्योंकि 1875 में अलेक्जेंडर को हड़प्पा सभ्यता की एक मुहर मिली। उस मुहर को उसने जब देखा तो उसने कहा ये बहुत ज्यादा पुरानी होगी मुहर, तो ज्यादा से ज्यादा ये सिकंदर के समय की मुहर होगी। किसके समय की? सिकंदर के समय की मुहर बता दिया उसने। जबकि वो मुहर थी किस समय की? इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी। वो ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसके माइंड में ऑलरेडी ये सारी चीजें थी। अरे भारतीय अनसिविलाइज्ड हैं, इतनी पुरानी सभ्यता के प्रमाण थोड़े मिलेंगे, इनके यहां ऐसी सभ्यता हो ही नहीं सकती। समझ आ रहा? यही वजह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी 1875 में ना होके 1921 में। अगर ध्यान दिया होता अलेक्जेंडर कनिंघम तो हमारा प्राचीनतम इतिहास 9000 साल पुराना कब हो जाता? 1875 में ही हो जाता। हो जाता कि नहीं हो जाता? लेकिन अलेक्जेंडर के पूर्वाग्रह ने हमारे इतिहास को 1921 तक लाके घसीटा। तब जाके पता चला कि हम 9000 साल पुरानी सभ्यता के लोग हैं और दुनिया की सबसे ज्यादा बेहतरीन नगरीकरण की सभ्यता वाले लोग हैं। हमारे सभ्यता से पहले मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता की खोज की गई और यह दुनिया को एस्टेब्लिश सिद्धांत बना दिया गया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। ये लगभग 7000-8000 साल पुरानी, समझो बात को। लेकिन ये मत फाइनल कर दिया गया कि मेसोपोटामिया और मिस्र की जो सभ्यता है ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है और सबसे बेहतरीन सभ्यता है, सबसे ज्यादा नगरी युक्त सभ्यता है, सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड सभ्यता है। ये बात अंग्रेजों ने किसके विषय में कही? मेसोपोटामिया के बारे में। क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया इनके ज्यादा करीब था। उनका यह दावा था कि मेसोपोटामिया के लोग यूरोप के लोग हैं। सुना रहे? इसलिए वो मेसोपोटामिया के बारे में उस तरह से बात करते थे। लेकिन अब साइंस के समय में आप किसी चीज को छुपा के रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो डे बाय डे इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हो गई। खोज होने के बाद जब पूरा खोज किया गया
आज ये क्लियर हो गया, ये सिद्धांत निकल के आया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे प्राचीनतम नगरीकरण की सभ्यता थी। यानी कि यहां का जो नगरीकरण था, यहां के जो लोग थे, ये सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड और सबसे ज्यादा मॉडर्न थे। ये लोग यहां से सीखने आते थे। और एक समय था कि अंग्रेज कहते थे कि यहां जो इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी, इसको बनाने का काम मेसोपोटामिया के लोगों ने किया। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जनक कौन हुए? मेसोपोटामिया। लेकिन आज ये मत क्लियर हो गया कि हड़प्पा सभ्यता जनक है किसकी? मेसोपोटामिया। पूरा सिद्धांत बदल गया आज। लोग कुछ लेने भी आते थे, हाँ, व्यापार करने आते थे। अब एक बात बताओ, अब ये भी क्लियर हो जाएगा। हमारे यहां ट्रेन चली 1853 में। किसने चलाई? अंग्रेजों ने। तो अंग्रेज अपने यहां ट्रेन कब चलाए होंगे? 1854 में। पहले चलाए होंगे बाद में? इसका मतलब वो बहुत पहले चला चुके होंगे। अंग्रेजों के यहां पहली ट्रेन चली 1820 में। कब चली? और हमारे यहां पहली ट्रेन चली 1853 में। मतलब हमें गुलाम किसने बनाया था? अंग्रेजों ने, है कि नहीं? तो सबसे पहले जो काम होगा वो अपने यहां करेंगे ना। सबसे पहले फैक्ट्री और कंपनी उन्होंने अपने यहां बनाई, हमारे यहां बनाई? सबसे पहले वो अपने यहां बनाए होंगे, उसके बाद हमारे यहां बनाए होंगे। क्लियर हो रहा है ना? अगर उस समय तो ब्रिटेन, इसमें कोई डाउट नहीं, ब्रिटेन हमसे ज्यादा पावरफुल था, तभी हमको उसने गुलाम बनाया। अगर हड़प्पा सभ्यता के लोग गुलाम थे, कॉलोनी थे, उन्हीं का कहना जैसे हमने तुमको आज गुलाम बनाया है, वैसे ही तुम्हारी हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया ने गुलाम बनाया था। तुम हमेशा गुलामी की जंजीरों में रहे हो, इसलिए तुमको आजादी नहीं मिलेगी। तर्क देखो कितना शानदार है कि क्योंकि तुम अनसिविलाइज्ड हो, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुमको फ्री नहीं छोड़ा जा सकता। तुमको फ्री छोड़ देंगे तुम आपस में कट मर जाओगे, इसलिए तुम हमेशा गुलाम रहे हो। तुम्हारा इतिहास ही गुलामी से शुरू होता है। यानी कि यहाँ जो तुम्हारी पहली सभ्यता है वो भी गुलाम थी। किसकी? मेसोपोटामिया की। हमने इसको गलत प्रमाणित किया। कैसे? इन सारे तथ्यों के आधार पर। अच्छा, अब खुद सोचो, हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता में जितने भी मकान मिले, हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता में जितने भी मकान मिले, वो सभी मकान पक्की ईंटों से बने हुए थे। किससे? पक्की ईंटों के बनाए हुए थे, यानी कि भट्ठे में ईंटें पका के बनाई गई थी। और इतनी सॉलिड ईंटें थी कि वो ईंटें आज भी हैं। अगर उन ईंटों को ले लो तो उससे बढ़िया मकान बना लो, 200 साल चले। तो कितनी शानदार ईंटें रही होंगी। समझ आया? मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो कच्ची ईंटों का प्रयोग करके अपने मकान बनाते थे। मतलब इनके यहाँ के जो मकान बने, वो सारे के सारे मकान धूप में सुखाई हुई ईंटें हैं। हमारे यहाँ की जो भी मकान है वो भट्टे में पकाई हुई ईंटों के मकान है। समझ आ रहा है? यानी कि दुनिया में पहली बार ईंटों का स्ट्रक्चर बनाने का काम हमारे यहाँ के लोगों ने किया। समझ आ रहा है? ईंट सबसे पहले किस दुनिया के लोगों ने बनाया? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने बनाया। अगर तुम हमारे जनक थे तो तुम काहे नहीं पक्की ईंट बनाए? पक्की ईंट तो हमने बनाई ना, पक्की ईंट तो हमने बनाई, लेकिन तुमने नहीं बनाई, तुमने कच्ची ईंटें बनाई, सूखी। क्योंकि तुम्हारे पास उतनी बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं थी। क्योंकि हम लोग सड़कों को बनाने के लिए और जो छोटा मोटा काम करते थे, ईंट की जैसे नींव भरनी होती थी, तो जैसे आज आपको मकान बनाना है, जब भी आप मकान बनाते हैं, नींव जब डालते हैं, उसमें ऐसे फालतू की ईंटें डालते हैं कि नहीं डालते? फालतू की ईंटें डाल दी जाती है, टूटी फुट्टी टाइप की, तो नींव बन गई। ठीक उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जब अपनी नींव बनाई तो वो कच्ची ईंटों से बनाई। इसका मतलब हमारे लोगों को दोनों ईंटों की जानकारी थी, इसकी भी और इसकी भी। और हमने मकान किसके खड़े किए? तो पक्की ईंटों के। क्लियर हो गया? लेकिन उनके पास, यानी कि इनके पास इतनी बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो पक्की ईंटों के लिए भट्ठा लगा सकें। तो सूर्य का प्रकाश तो मिलेगा चाहे यहां हो चाहे वहां, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है सबको, है ना? तो भाई साहब लोगों ने सोचा हम पक्की ईंट तो नहीं बना सकते, भट्ठा नहीं है हमारे पास हड़प्पा वालों की तरह, लेकिन धूप तो आ ही रही ना, कच्ची ईंट का मकान बनाएंगे। समझे? अगर ये हमारे जनक होते तो ये बनाते ना पक्की की, कच्ची की हम बनाते। एक प्रमाण हो गया। अब कोई भी कॉमन सा सेंस लगाएं तो भी ये कंफर्म हो जाएगा कि ये लोग बात के लोग हैं।
ये लोगों ने जो टेक्नोलॉजी चुराई वो हमारी चुराई है, पहली बात तो। और उन ईंटों की जब कार्बन डेटिंग की गई, कार्बन डेटिंग मैंने समझाया था, तो हमारी वाली जो ईंटें थी उनकी कार्बन डेटिंग से उम्र हमारी वालों की ज्यादा थी, 1,000 साल ज्यादा वो पुरानी ईंटें थी हमारी। इनकी ईंटें हमेशा हमसे 1,000 बाद की आई। तो इसका मतलब हमने तुमसे पहले ईंटें बनाई। क्लियर हो गया? अच्छा, आज जाओ अपने गांव में, गांव में जाओगे तो सड़कें बहुत बढ़िया बनी है क्या? बेतरतीब सड़कें हैं, जो मर्जी आता वहीं घुसा देता है? होता है कि नहीं? हमारे यहां हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी सड़कें मिली वो सारी की सारी सड़कें पक्की सड़कें हैं, और वो सारी की सारी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती ऐसे, यानी कि ये बीच का चौराहा है। ये क्या है? बीच का चौराहा है। जैसे आज अपने यहां सड़कें बनाई जाती है बिल्कुल वैसे यहां रेड लाइट का मामला था। सोचो कि आप या आज बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, क्या हर घर में शौचालय की व्यवस्था है? नहीं। हड़प्पा सभ्यता के जितने मकान मिले हैं हर घर में शौचालय की व्यवस्था थी। इसका एविडेंस में आपके सामने जैसे आप दूध की डेयरी है, वहां दूध की डेयरी एविडेंस है, दूध की डेयरी दूध की डेयरी का यानी कि सड़कें, एक तुम्हारे यहाँ की सड़कें 10 मीटर चौड़ा होना बहुत मुश्किल है। यहाँ हर सड़क 10 मीटर चौड़ी, यानी कि बेहतरीन हाईवे निकलता है। हर बेहतरीन नहीं, सच में समझदार लोग थे, इसमें कोई डाउट नहीं। दूसरा, ये मान लो तुम्हारे यहाँ हाईवे निकल रही आज के टाइम में, ऐसे कोई मान लो हाईवे निकल रही, और हम लोगों की पूरी इच्छा होती है कि हमारे मकान कहाँ बने? हाईवे के किनारे ही बने। यही तो इच्छा होती है कि नहीं होती? हाईवे के किनारे हमारा मकान बना, और पूरी ताकत लगा के कोशिश करते हैं कि दरवाजा सामने खुले। यही तो होता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग ऐसा नहीं करते थे।
हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना मकान बनाते थे, हाईवे के किनारे ही बनाते थे, लेकिन उनके यहाँ की जो सड़क, उनके यहाँ का जो दरवाजा है वो गलियों में खुलता था और गलियों से होते हुए आते थे। तुम कहोगे तो पागल लोग हैं ना, वो इन्वायरमेंट के प्रति इतने जागरूक थे कि जब आप सड़कों से जाएंगे तो सारी डस्ट उनके घर में जाएगी। कहां जाएगी? इसलिए उनकी औसत आयु 150 साल थी। तुम्हारी औसत आयु 60 साल है, इसलिए 60 साल में आदमी को रिटायर किया जाता है। 60 साल में रिटायर करने का कॉन्सेप्ट क्यों है अपने आप? औसत आयु थी। हाँ सोचो, तुम अपने दादाजी की उम्र देख लो ना, शतक मार के गए। शतक मार के जाते थे उस टाइम के लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग इन्वायरमेंट के प्रति बहुत जागरूक थे, पल्यूटेड भोजन नहीं करते थे। समझ आ रहा है? अब ये पागल लोग थे जो यहाँ सड़क, यहाँ दरवाजा ओपन कर रहे थे, वो माइंडेड लोग रहे होंगे ना, वो इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक रहे होंगे। लेकिन हम लोग कहां खोलते हैं? यहां। इसलिए हम लोग 60 साल जीते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो भी भोजन करते हैं वो पल्यूटेड भोजन करते हैं। सोचो, आज से हमारे यहाँ के पूर्वज 9000 साल पुराने जो लोग थे वो इतने समझदार थे। आज भी हम इन्वायरमेंट के प्रति जागरूक नहीं होते हैं। होते हैं? और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारे यहां जो बाथरूम बनाया गया है वो बाथरूम का पानी कहां जाता है? नालियों में से बह जाता, बेकार हो जाता। समझो, इनके यहां अगर शौचालय की व्यवस्था है तो इनके यहां बाथरूम जरूर रहा होगा। इनके यहां का जो बाथरूम है, मान लो इनके यहां का बाथरूम से निकलते ही एक नाली निकाली गई है। तुम्हारे यहां चाहे गंदा पानी हो चाहे साफ पानी हो, हर पानी को निकालने के लिए एक नाली। इनके यहां हर पानी को निकालने के लिए 2 नाली। बाथरूम के पानी को निकालने के लिए अलग नाली और शौचालय के पानी को निकालने के लिए अलग नाली। तुम्हारे यहां है ऐसी नाली? नहीं। इनके यहां जो बाथरूम यानी कि नहाने वाला पानी था वो सीधा खेतों में जाता था। कहां जाता था? खेतों में जाता था। आज भी अपने गांव में निकल जाओ तुम, नालियां ढकी हुई हैं क्या? नहीं है ढकी हुई नालियां। इनके घर में एक भी, इनके यहाँ एक ऐसी नाली नहीं है जो नाली ओपन फॉर्म में हो। सारी की सारी नालियां ढकी हुई है। आज भी ढकी हुई नालियां दिखी हमको, अंडरग्राउंड नालियां थी। और मेन होल बनाए जाते थे भाई, उनको साफ सफाई की जाती थी। इनके यहां नालियां नहीं मिली क्या? नालियां मिली, इनके यहां नालियां मिली, लेकिन कच्ची ईंटों से बनी नालियां मिली। 2 नालियां नहीं मिली, खाली 1 नालियां मिली। सबसे गंदी बात कि इनके गलियों में नाली से सटा हुआ कूड़ा नजर आया। कूड़ा, खूब कूड़े का ढेर मिला। इसका मतलब ये लोग अपनी नालियों को कभी कभी साफ करते थे और नालियों के कूड़े को वहीं निकाल के जमा कर देते थे। इनके नालियों में कहीं कूड़ा नहीं नजर आया। इसका मतलब कूड़ा निकाल के कहीं बाहर फेंका जाता था। समझ आ रहा है? इससे यही तो क्लियर हो रहा है, इनके अगर मिल रहा है कूड़ा बगल में तो यहां नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब सफाई होती थी। मेन होल बनाए गए थे जहां पर सारी नालियां आके लिंक करती थी। ऐसा अपने यहां होता है कि नहीं होता है? नालियों में एक जगह पर मेन होल बनाया जाता है जहां से साफ सफाई की जाती है नालियों की। तो वही व्यवस्था वहां थी आज से 9000 साल पहले। हम लोग सबसे पहले आज भी अपने घर में क्या करते हैं? सबसे पहले मकान बढ़ा के 3 मंजिला मकान खड़ा कर देते हैं। अरे 3 मंजिला मकान खड़ा कर दिए, उसमें नहाओगे धोगे नहीं? सबसे पहले पानी नहीं निकालोगे? हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं, मकान बना दो, हम पानी बहे के जाके रोड पे मार होती रोज पड़ोसी से, नहीं होती। वो उसको गरिया रहा तो उसको गरिया रहा है। यहाँ के लोग मकान पहले नहीं बनाते थे, सर्वप्रथम सड़क बनाते थे, उसके बाद नाली बनाते थे, उसके बाद मकान बनाते थे। सबसे पहले क्या बनाते थे? सड़क, सड़क के बाद नाली, नाली के बाद मकान बनता था। फुल प्लानिंग, फुल प्लानिंग। समझ आ रहा है? यही वजह है कि भारत सरकार ने अपने यहाँ 100 सिटी प्रोजेक्ट निकालने की बात की है ना? मॉडर्न सिटी की बात की। वो सारे मॉडर्न सिटी कंप्लीटली हड़प्पा सभ्यता के जितने साइट है उनसे प्रेरित होकर बनाए जा रहे हैं। जो वहां आज की जो 100 सिटी बनाई जा रही हैं वो किससे प्रभावित होके? वो उस मकान को डिजाइन करने वाले, बनाने वाले लोग हड़प्पा सभ्यता के सारे स्थलों का जाकर निरीक्षण किए, ये कैसे बनाया गया है, इनकी प्लानिंग क्या है, टाउन प्लानिंग क्या है। यही टाउन प्लानिंग वहां जाके लगाई जा रही है। बताओ तो कितनी बेहतरीन टाउन प्लानिंग रही हो। अच्छा, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण तुमको बताएं, चंडीगढ़ का नाम सुना है?
चंडीगढ़ को जाकर के देखो कितना गजब का शहर बनाया हुआ है, वेल प्लान तरीके से। वो भारत का पहला ऐसा सिटी है जो वेल प्लान तरीके से बनाया गया है। तुमसे सवाल पूछा जाए कि भारत का पहला सुनियोजित नगर कौन सा है, वो चंडीगढ़ है। वहां पर तुम गली नंबर और सेक्टर नंबर बता दो, तुम उसके घर में घुस जाओगे। यहां तुम काका देव में पूरा दिन ढूंढो, नहीं बता सकते किसी का। इतना गजब चंडीगढ़ को बसाया गया है। तो चंडीगढ़ को जो बसाया गया, जो उसकी टाउन की प्लानिंग की गई, वो हड़प्पा से प्रेरित है भाई। किससे? हमने मेसोपोटामिया से नहीं प्रेरणा ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि इनके यहाँ जितनी सड़कें हैं सब बेतरतीब हैं। सड़कें इनकी कैसी हैं? ऐसी, जो मर्जी है वहां घुस जाओ। यहाँ की भी सड़कें हैं, इधर से भी सड़कें हैं, चारों तरफ से सड़कें निकाली, पांचों तरफ से, हर जगह रास्ते इनके। तो सड़कें बेतरतीब हैं, है कि नहीं है? नालियां कच्ची हैं, एक नाली है, यहाँ पर एक पानी निकालने की दो व्यवस्था थी, दो नालियां, बाथरूम का पानी अलग जाएगा, शौचालय का पानी अलग जाएगा। पानी वेस्ट नहीं करते थे कभी ये लोग, समझ आ रहा है? तो हम किस आधार पर मान लें कि मेसोपोटामिया के लोग हमारे जनक? अब तो ये कहना पड़ेगा ना कि हड़प्पा के लोग तुम्हारे जनक हैं, हैं? हम व्यापार करने नहीं जाते थे, तुम व्यापार करने आते थे हमारे पास। भाई तो हम व्यापार किससे करते हैं? जब हम कमजोर स्थिति में होते हैं। व्यापार करने आप आए थे। हमारे देश की बहुत सारी चीजें तुम्हारे यहां मिली, बहुत सारी चीजें मिली। इंडस वैली ने अभी तक नहीं समझ आ रहा है। राम रावण हो गया, तुम्हें पता ही नहीं चला कौन प्राचीन है। हाँ, और क्या? और तुम्हें नहीं लग रहा है? तुम्हें नहीं लग रहा है कौन ज्यादा मॉडर्न है इसमें? अपने वाले ना। यही वजह है कि आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि हड़प्पा की सभ्यता दुनिया की पहली नगरीकृत सभ्यता है। अंग्रेजों के मुंह पे जोरदार तमाचा लगा, इसलिए वो नहीं बता रहे थे। नहीं तो दुनिया में हम जिसको बताते आए कि भारत बहुत गरीब देश, पिछड़ा और अनसिविलाइज्ड वाला है, ये तो पता चल रहा है ये लोग बहुत सिविलाइज्ड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। हमारे मुंह पे तमाचा मिलेगा। जब हम अस्तित्व में ही नहीं थे तब इनके यहाँ सभ्यता थी, तो जोरदार तमाचा लगेगा कि नहीं लगेगा? यही वजह था कि लोग नहीं बताया हमारे देश के बारे में। समझ आया? तो हड़प्पा सभ्यता बड़ी यूनिक सभ्यता है, पूरी दुनिया में सबसे यूनिक सभ्यता है, सबसे दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, दुनिया की सबसे पहली नगरीकरण की सभ्यता है। समझ आ गया? अब खोज हो रही है, साउथ में भी खोज हो रही है। भाई इनके यहाँ सोना मिला, इनके यहाँ सोने का एविडेंस मिला। तो अपने यहाँ सबसे ज्यादा सोना कहाँ मिलता है? साउथ में। केजीएफ मूवी देखी तुमने? है ना? तो सोना यहाँ कर्नाटका में है। तो सोना कहाँ से लेते होगे तुम? यहीं से तो लेते होगे। इसका मतलब तुम्हारा साक्ष्य यहाँ भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, और दक्षिण भारत में साक्ष्य मिल रहा है। नई नई खुदाई हो रही है, हड़प्पा सभ्यता के एविडेंस यहाँ भी मिल रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल यहाँ से भी मिल रहे हैं। आलमगीरपुर तक मिल चुका है, बड़गांव, हुलास, ये सब यूपी तक खोज हो गई है। यानी कि अब ये जो मामला है यहां तक आ चुका है। कहां तक आ गया मामला? यहां तक। अब दक्षिण भारत में जाना बाकी, पूरी प्रामाणिक तरीके से खोज करना है। ठीक है? पूरे भारत में होगी, देखना इसकी सभ्यता। बात समझ आ रही हमारी? अब पांचों नामों को जरा डिस्कस करना है कि क्या नाम थे, उनके क्या मतलब थे नाम आता। हाँ, अगर भाषा समझ आ जाए सारा क्लियर हो जाएगा, कुछ डाउट ही नहीं रहेगा। फिर पहला नाम क्या लिखवाया था हमने? हड़प्पा सभ्यता। चलो इसको बाद में समझाएंगे। दूसरा नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। रुको, अब ये हमारा देश है, ये हमारी सभ्यता है, मान लो ये है सिंधु नदी। पहली बार हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई वो हुई 1921 में, और हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। कब? 1921 से लेकर के 1947 तक हमने लगभग 40 स्थल खोजे। किससे? हड़प्पा सभ्यता से। आज कितने स्थल हैं हमारे पास?
2800, मैंने बताया ना। आज कितने स्थल हैं? 1921 से लेके, क्योंकि ये पहली बार खोज हुई थी इसकी, तो 1921 से लेके देश की आजादी 1947 तक हमने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 40 शहरों की खोज की। 40 शहरों में लगभग 38 शहर सिंधु नदी के किनारे मिले। किस नदी के किनारे मिले? सिंधु नदी के किनारे मिले। इसी वजह से हमारे यहाँ के लोगों ने इस सभ्यता का नाम, हमारे यहाँ के लोगों ने नहीं बल्कि अंग्रेजों ने इस सभ्यता का नाम क्या किया? समझ में आया? इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों रखा गया होगा? ये वजह रही। क्लियर हो गया? यानी कि सबसे ज्यादा स्थल किस नदी के किनारे मिल रहे थे? सिंधु नदी के किनारे। इस वजह से इसको नाम दिया गया सिंधु घाटी। दूसरा इसका नाम मिलता है सरस्वती सभ्यता। क्या नाम? सरस्वती सभ्यता। जैसे अब 1947 से लेकर के आज 2023 तक जितने भी स्थल मिल रहे हैं, 2800 में 40 घटा देंगे बस, 2760 स्थल का 80% स्थल क्या हो जाएगा? 0 से 0, 0 से 0, है कि नहीं? मल्टीप्लाई करा देंगे, कितने स्थल हो जाएंगे भाई? 8 शून्य 48, 8 सत्ते 56, 56 4 60, है ना? 8 दूनी 16, यानी कि 2204 स्थल इस समय, और जो भी 2204 स्थल, 8 स्थल सरस्वती नदी के किनारे मिल रहे हैं। किस नदी के किनारे? यानी कि 80% साइड कहां मिल रही है? सरस्वती नदी के किनारे। तो हमारे यहाँ के राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने कहा, क्योंकि हमारे यहाँ सरस्वती नदी बड़ी पूजनीय नदी है, इसी सरस्वती नदी को पाकिस्तान में घग्गर या घाघरा या वाहिंदा नदी भी कहते हैं। हमारे देश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान में इस नदी को घाघरा या वाहिंदा के नाम से भी जाना जाता है, या घाघरा नहीं कहते, इसको हाकरा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाकरा और वाहिंदा नदी के नाम से जानते हैं इसको। क्लियर हो गया? यही वजह है कि भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने कहा कि नहीं, अब स्थल सिंधु घाटी के किनारे नहीं बल्कि सरस्वती नदी के किनारे मिल रहे हैं, इसलिए सभ्यता का नामकरण क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्लियर हो गया? तीसरा नाम क्या है? कांस्य युगीन। जरा समझो, कांस्य युगीन। अगर आप कांसा बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, यानी कि ब्रॉन्ज बनाना चाहते हैं, तो आपको तांबे में टिन मिलाना पड़ेगा। पहले क्या मिलाना पड़ेगा? अगर आप तांबे में टिन को मिला दें तो एक नई धातु, मिश्र धातु तैयार हो जाती है, जिसको कहते हैं कांसा। और जो कांसा होता है वो तांबे और टिन से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। समझ रहा है? यानी कि जो कांसा धातु है वो इन दोनों धातुओं से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होती है। तो इस बात की जानकारी उनको थी, इस वजह से उन लोगों ने इन दोनों चीजों को मिक्स किया और एक नई धातु बना के तैयार की, कांस्य धातु। और इसी वजह से मतलब जितने भी चीजें प्राप्त हुई मैक्सिमम वो यहां पर मिली कांस्य की धातु से, इसीलिए इसको नाम दिया गया कांस्य युगीन सभ्यता। समझ आया? अब ध्यान से समझो, क्या मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है? क्योंकि ये टेक्नोलॉजी उन्होंने हमसे चुराई और उन्होंने भी अपने यहाँ वही धातुएं बनाई, वही चीजें बनाई जो हमारे यहाँ पर थी, यानी कि कांस्य से युक्त चीजें उन्होंने भी अपने यहाँ बनाई। इसी वजह से मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को भी हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। क्लियर हुआ? अगली सभ्यता प्रथम नगरीय क्रांति जो शब्द है, ये देने वाले व्यक्ति का नाम है गार्डन चाइल्ड। क्या नाम है? इन्होंने किताब लिखी द अर्बन रेवोल्यूशन। किताब है द अर्बन रेवोल्यूशन नाम की इन्होंने किताब लिखी, और अपनी इसी किताब में गार्डन चाइल्ड ने कहा कि ये प्रथम नगरीय क्रांति। तो अपने देश में 3 बार नगरीय क्रांति हुई। तो पहली नगरीय क्रांति कौन सी मानी गई? हड़प्पा सभ्यता। पहली कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता, जो किस नदी के किनारे डेवलप हो रही थी? तो सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे। तो प्रथम नगरीय क्रांति भी हुई है, द्वितीय नगरीय क्रांति भी हुई है, और तृतीय नगरीय क्रांति भी हुई है। वो कब हुई है वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग।
तो फिलहाल जो पहली नगरीय क्रांति हुई वो किस नदी के किनारे हुई? तो सिंधु नदी के किनारे या सरस्वती नदी के किनारे। इनका जो बेस धातु होगा वो कौन सी धातु होगी? प्रथम नगरीय क्रांति का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता, तो इनका बेस धातु क्या होगी? ये किस धातु का प्रयोग करते होंगे भाई? ऊपर बताया ना, कांस्य धातु का प्रयोग करते होंगे। ये कौन सी धातु का प्रयोग करते थे इस नगर में? कांस्य धातु का प्रयोग करते। समझ में आया? तो तुमसे अगर पूछा जाए कि प्रथम नगरीय क्रांति भारत में कहां हुई, तो आप क्या बताएंगे? हड़प्पा सभ्यता में। कहां बताएंगे? हड़प्पा सभ्यता में। प्रथम नगरीय क्रांति किस नदी के किनारे डेवलप हुई? सिंधु या इंडस या सरस्वती रिवर? क्लियर हुआ? प्रथम नगरीय क्रांति के लोगों का जो बेस एलिमेंट था वो क्या था? ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य धातु। समझ में आ गया? तो आगे इसी तरह से सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन आएगी या सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन होगा, ठीक उसी तरह से थर्ड अर्बन रेवोल्यूशन भी होगा। समझ रहा है? तो वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम लोग 16 महाजनपद को पढ़ने लगेंगे तब वहां पर हमको दिखाई देगा सेकंड अर्बन रेवोल्यूशन, जो कि गंगा नदी के किनारे डेवलप होगी। उसका बेस एलिमेंट होगा लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, आयरन नहीं जानते थे, और बिना लोहे के आप तलवार नहीं बना सकते। अगर मान लो सोने और चांदी की तलवार बना दिए तो बन जाएगी, मार हो पाएगी। उनके यहां से युद्ध के एक भी एविडेंस नहीं मिले। किसके यहां से? हड़प्पा सभ्यता से एक भी युद्ध के एविडेंस नहीं मिले, क्योंकि ये व्यापारी लोग थे, शांत प्रिय लोग थे। घोड़े का एविडेंस नहीं मिलता, और घोड़ा हमेशा युद्ध में प्रयोग होता है। तुमने कभी भी मुकेश अंबानी, जो कि एक बहुत बड़ा व्यापारी है, अडानी को कभी किसी को गालियां देते हुए, रोड पे मार करते हुए देखा? नहीं देखा। और गांव का किसान वो रोज मार करता है, क्योंकि वो ग्रामीण आदमी खेती करता है। तो व्यापार करने वाले में और खेती करने वाले में बेसिक डिफरेंस बस इतना ही है। कभी भी व्यापारी सामने से आके गाली गलौज नहीं करता है, मारपीट नहीं करता है। ग्रामीण आदमी डेली मारपीट करता है, डेली गाली गलौज करता है। समझ आ रहा है? इसलिए इनको अपने व्यापार में इंटरेस्ट था, गालियों में इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए इनको युद्ध करना ही नहीं था, इसलिए घोड़ा नहीं मिला, इसलिए तलवार नहीं मिली, क्योंकि ये शांतिप्रिय लोग थे, व्यापारी लोग। ठीक, आगे और डिस्कस करेंगे इसको। अब प्रथम, क्योंकि दुनिया में पहली थी इसलिए इसका नाम प्रथम रखा गया। नगरीय, मैंने जो सिम्टम्स बताए तो उसके आधार पर नगरीय। लेकिन गार्डन चाइल्ड ने किसी भी जगह को नगर होने के लिए 10 आवश्यक चीजें बताई, है ना, कि अगर किसी भी जगह पर ये 10 चीजें पाई जाती हैं तो वो शहर हो जाएगा, अगर ये 10 चीजें नहीं है तो वो गांव हो जाएगा। इसका मतलब है हमें पता होना चाहिए कि सिटी में और रूरल एरियाज में क्या डिफरेंस होते हैं। जैसे कानपुर एक शहर है और तुम्हारा गांव गांव है, तो ऐसा क्या नहीं है हमारे गांव में कि उसको हम शहर नहीं कह सकते, और ऐसा कानपुर शहर में क्या है कि इसको हम शहर कह देते हैं। समझ रहे? इस अपने गांव का और इस शहर का जब आप तुलनात्मक कंपैरेटिव स्टडी करने लगते हैं तो कुछ बेसिक बातें पता चल जाती हैं, जिसके आधार पर हम कह देते हैं कि नहीं, हमारा गांव गांव है, ये शहर है। बहुत सारी डिफरेंसेस हैं। क्या क्या डिफरेंसेस हो सकती हैं, एक एक करके बताओ। एक बेहतर बात बताओ, जाने कि उसको बहुत बेहतर तरीके से यूज किया जाए। मतलब जैसे आप शहर हॉस्पिटल बताओगे तो ये भी उसी का पार्ट है, मतलब उसमें सब चीजें आ जाएं, ऐसा शब्द बताओ। अच्छा एक बात बताओ, जैसे जनसंख्या, पॉपुलेशन, यहाँ की ज्यादा है या गांव की? बात सुना दे, इसमें सब आ गया। एक एक शब्द ऐसे बताना है। गार्डन चाइल्ड का कहना है कि जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वो होगा शहर, जहां जनसंख्या कम होगी वो होगा गांव। बेसिक डिफरेंस है कि नहीं? जनसंख्या ज्यादा क्षेत्र में फैला, हाँ ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये भी एक शब्द, ये इसमें ये दूसरी चीजों में शामिल भी हो जाएगा। एक तो हो गया जनसंख्या, दूसरा नगर नियोजन, मतलब टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग का मतलब जिस तरह से मकान और सड़कें यहाँ बनाई गई हैं, गलियां बनाई गई हैं, वैसे ही गांव में बनती हैं क्या? टाउन प्लानिंग ज्यादा बेहतर यहाँ की है कि वहां की?
अब उस टाउन प्लानिंग में सड़क आएगी, मकान आएंगे, नालियां आएंगी, 3 मंजिले मकान आएंगे, वो सारी चीजें आ गई ना किसमें? नगर नियोजन। तो टाउन प्लानिंग सबसे बेहतर किसकी है? शहरों। शिक्षा का स्तर, एजुकेशन सिस्टम कहाँ ज्यादा बेहतर है? समझ आ गया? व्यापारिक गतिविधियां, ट्रेड एक्टिविटीज कहाँ बेहतर है? समझ आया? गांव में होता है क्या? होता है, लेकिन उतने पैमाने पर होता है क्या? हाँ, बात समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो गार्डन चाइल्ड का कहना है ये। नेक्स्ट, तुम्हारे गांव में बहुत होता है, प्रधान होता है, तुम्हारे कानपुर शहर में कलेक्टर भी होता है, प्रशासनिक मामला होता है। टैक्स कलेक्शन, तुम्हारे गांव का आदमी कोई टैक्स देता है जल्दी जाकर प्रधान को? यहाँ रेवेन्यू देना पड़ता है हर व्यापारी को। तुम्हारे आदमी कोई होम टैक्स देता है, सीवर टैक्स देता है, जल टैक्स देता है? नहीं देता, यह सब देता है। यानी कि टैक्स कलेक्शन कहाँ ज्यादा बेहतर है? ये सारे फीचर्स हैं जिसके आधार पर आप ये बता सकते हैं कि ये शहर है और वो गांव है। तो ये सारी व्यवस्थाएं मौजूद थी जो मैं अभी बता रहा हूं। ये सारी की सारी बातें कहाँ मौजूद हैं? हड़प्पा सभ्यता में। इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति या फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन कहा गया। समझ में आ गया? आ रहा क्या हाल है? हाँ, जैसे चक्कर खा रहा है। कल हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। कल हम रास्ते में गए थे भीग। हाँ, दर्द होने लगा, सर दर्द। क्या बात हो रही है? कुछ तो बात हो रही है। हाँ, हो देवियों, समझ में आ रही मेरी बात? जानवर कौन कौन से पाए वो सब बताएंगे, अभी देखना सारे जानवर बताएंगे क्या क्या करते हो। तो मैं अभी बेसिक चीजें बता रहा हूँ ताकि तुम्हें इंटरेस्ट आए इस सभ्यता को जानने में। हाँ, हाँ, तो इंटरेस्ट जगाना बहुत जरूरी चीज। ज्यादा सबसे ज्यादा भारत में। हाँ, इम्पोर्टेंट उनके यहाँ चली गई। जैसे मेन इम्पोर्टेंट थी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, वो पाकिस्तान में चली गई। भारत में होती तो उसका नया उत्खनन होता, नई चीजें पता चलती। वो दिवालियां हैं, करप्ट, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, बदतमीज लोग, जाहिल टाइप के। लेकिन फिर वो कह रहा है कि जो भारत की पाकिस्तानी कहलाएंगे, पाकिस्तानी कहलाएंगे कि भारत की कहलाएंगे? भारत की, पाकिस्तान के कहलाएंगे। पाकिस्तानी कहलाएंगे? हाँ, पाकिस्तान में है ना। हाँ, चलो ठीक है। तो जिसको जिसको रिकैप करवाना हो कल आ जाना। हाँ, जो जो नहीं थे वो रिकैप करने के लिए कल आ जाना भाई। यही तो होगा, ऐसे रिकैप होगा। और कैसे रिकैप होगा? रिकैप कैसे होगा? ऐसे तो हो सकता है। जिसको जिसको रिकैप कराना है कल आओ भाई। बाद में बेटा बाद में होता, फिर अपने यहाँ बात का कोई मतलब होता नहीं है। हाँ, ये भी मामला है ना। लेकिन बेटा कुछ पाने के लिए तो छोड़ना पड़ता है। अगर तुमको सांस लेनी है तो सांस छोड़नी भी पड़ेगी। पता नहीं रिकॉर्डिंग है कि नहीं। हाँ, जो भी है,
तो अगर बढ़िया समझना है तो समझा तो दिया जाएगा, बढ़िया तुम्हारे कॉपी पेन में बैठा दिया जाएगा एकदम मस्त, कोई समस्या नहीं है। जब समझाओ तो आया जब हाँ कैसे बताया ना, जब भारत का इंडिया का नाम भारत था, हिंदी वाला तब जा रहे हो जब तो आ जाए। नहीं, रिकैप कराना है तो खाली इंडस वैली पर पढ़ाएंगे। वो जो जो नया टॉपिक वो हमेशा क्लास में रहेगा। अब जो पढ़ा चुके हैं उसको रिकैप करवाना है भाई, एक्स्ट्रा आ जाओ। तो भी थोड़ा टाइम आ जाए तो किस कौन सा? नहीं नहीं, वो अभी टॉपिक के बीच में छेड़छाड़ नहीं, वो बहुत लंबा टॉपिक। हाँ बढ़िया पढ़ाएंगे उसको एकदम मन से, एकदम पूरा मूड आ जाएगा। हाँ। सब नहीं, कलेक्शन का हमें लगभग लगभग पता है, लेकिन मूड का मामला रहता है। नहीं मूड बनेगा, हमें पूरा पता है, हमारा मूड बनेगा। हाँ मूड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो ये समझ आ गया। क्रांति और आंदोलन में मैंने अंतर बताया ही था कि बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा चेंज हो जाए तो क्रांति, और बहुत लंबा टाइम चलता रहे और चेंज कम हो तो आंदोलन। ये होता है क्रांति और आंदोलन, यानी कि रेवोल्यूशन और मूवमेंट में ये बेसिक डिफरेंस है। अब मैंने बताया कि ये तो इसे नाम थे, इसका ऑफिशियल नेम क्या है? इसका ऑफिशियल नेम है हड़प्पा सभ्यता। क्यों? क्योंकि जिस इस सभ्यता की जो पहली साइट जिसकी खोज हुई उसका नाम था हड़प्पा। रखा गया था। जब जैसे आज कानपुर नाम है, यहाँ कोई चीज होगी क्या कहोगे, कानपुर में मिली कि बनारस में मिली? कानपुर में मिली। ठीक उसी तरह जब 1921 में दयाराम साहनी उस जगह पर पहुंचे तो उनको पता चला कि जगह का नाम हड़प्पा है। वहां के लोकल निवासी, भाई 1921 में कोई ना कोई रहता होगा, उससे पूछा भैया इस जगह का नाम क्या है? तो उनका भैया इसका नाम हड़प्पा है। क्या नाम बताया? हड़प्पा है। तो थोड़ा और आगे गए, भैया इसका नाम क्या है? इसका नाम मोहन दड़ो है। अच्छा, आगे वाले का इसका नाम चन्नू दड़ो है। समझा? वहां के लोकल लोग उस जगह को उस नाम से जानते थे, और जब पहली बार वहां पर लोग गए, उस जगह की खुदाई की तो वहां से बढ़िया बढ़िया चीजें मिली। उन लोगों ने क्या कहा, ये तो हड़प्पा है। ये चीजें कहां से मिली? हड़प्पा जगह से मिली। तो क्योंकि पहली खोज हड़प्पा की हुई थी, इसलिए और जितनी और साइटें मिली वो सारी की सारी साइटें हड़प्पा सभ्यता से मिलती जुलती थी, इसलिए सभी स्थलों को जोड़ दिया गया, सारी साइटों को जोड़ दिया गया और सभी साइटों को मिला के एक नई सिविलाइजेशन का नाम रखा गया। नाम हो गया हड़प्पा सभ्यता। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अकॉर्डिंग कि जब भी कभी भी किसी नई सभ्यता मिलेगी और उसके नामकरण को लेकर के डिस्प्यूट होगा तो हमेशा उस सिविलाइजेशन का नाम उस नाम के आधार पर रखा जाएगा जो उस सभ्यता से संबंधित पहली साइट खोजी गई थी, और यही वैज्ञानिक नियम है। इसलिए इस सभ्यता का ऑफिशियल नेम क्या होना चाहिए? क्या ये नाम नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन प्रमाणिक नाम कौन होगा? जैसे क्या हिंदुस्तान से हिंदुस्तान नहीं समझ में आएगा? आएगा। इंडिया से भी समझ में आएगा? आएगा। भारत से भी आएगा, आर्यवर्त से भी आएगा, जम्बू द्वीप से भी आएगा, भारतवर्ष से भी आएगा, सबसे आएगा। ऑफिशियल भारत, तुम्हें आ गया? वैसे इन 5 नामों में 5 नाम सही हैं, लेकिन प्रमाणिक नाम कौन सा माना जाएगा? हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्लियर हुआ? ये एक टॉपिक आपका क्लियर। अब दूसरा मामला ये समझना है कि हम हड़प्पा सभ्यता को खोजने की स्थिति में पहुंचे कैसे। कि जॉन मार्शल और दयाराम साहनी को एक दिन रातों रात सपना आया, उनका चलेंगे आज हड़प्पा और खोदेंगे, ऐसा तो हुआ नहीं होगा, कुछ प्रोसेस रही होगी। ये प्रोसेस पहली बार स्टार्ट हुई 1826 में। सोचना इस बात को, 1826 से ये प्रोसेस चली और पूरी हुई 1921 में। लगभग 100 साल लग गए, तब जाके पता चला हड़प्पा सभ्यता के बारे में। कब प्रोसेस स्टार्ट हुई? 1826 में। और प्रोसेस कब कंप्लीट हुई? 1921 में। तब जाके पता चला कि हड़प्पा नाम की कोई जगह है। सिर्फ अंग्रेज कर रहे थे, अधिकार उन्हीं का था। हम लोग उतने पढ़े लिखे थे नहीं, तो वही लोग कर रहे थे, उन्हीं का इंटरेस्ट था। अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहे थे, ये भी तो सवाल है। अंग्रेज सब कलाकारी कर क्यों रहे थे? अंग्रेज को कोई इंटरेस्ट नहीं था तुम्हारी सभ्यता को ढूंढने में। एक बात बताओ, जैसे कानपुर में खूब जनसंख्या बढ़ जाए तो जमीन थोड़ा बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो जमीन कैसे बढ़ेगी?
बिठूर में जो जंगल है फिर वो काटे जाएंगे। और क्या है, दो चार जो पेड़ बचे हैं वो भी काटे जाएंगे। जमीन कैसे निकलेगी, यही निकलेगा ना, है? तो जमीन ऐसे तैयार होगी, लोग खाएंगे पिएंगे क्या? खेती, खेत बनाना पड़ेगा। और जो थोड़े बहुत खेत बचे थे वो, मतलब जो जंगल बचे थे उनको काटो, यहाँ खेत बनेगा। क्योंकि राजा कौन था? अंग्रेज। तो अंग्रेजों की जिम्मेदारी थी, क्योंकि तुम सबको गर्दन तो काट नहीं सकते, ऐसा करो सबको गोली मार दो खत्म कहानी, ऐसा कर नहीं सकते। तो अंग्रेजों को हमको बचाना भी तो था। तो अंग्रेजों ने इसके लिए क्या किए? पहाड़ों को काटा, जंगलों को काटा। तो काटोगे कुछ ना कुछ मिलेगा, खनिज संसाधन मिलेगा। एक दिन उन लोगों ने कुछ जगह खोदा, तो उनको सोना मिला, कहीं चांदी मिला। अरे तेरी तो समझ आ रहा है, ऐसा उनको मिला। और हमारे पुराने लोग ये सब गाड़ के गए थे जमीन के अंदर, कहीं कहीं इनको सोना मिला, कहीं इनको चांदी मिला। झारखंड में जब खुदाई की, जब बिहार में खुदाई की, तो वहां बहुत ज्यादा खनिज मिलने लगे। अच्छा, वहां मिल सकता है, इधर कहां नहीं मिल सकता? इधर भी चलो, समझ में आ रहा है? और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, कुछ लोग होते हैं ना जिनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है नई नई चीजों को खोजने में, तो वो लोग भी अपना इंटरेस्ट दिखाए, चलो खोजते हैं। ये दुनिया में पहली बार मानव कब बसा, हम लोग तो अभी आए, पहली बार दुनिया में मानव कब आया था और कहाँ आया था उसके बारे में जानकारी। तो इसमें भी कुछ लोगों का इंटरेस्ट था। यही वजह थी कि किसी भी सभ्यता के बारे में व्यक्ति को जानकारी मिलने लगी। और सबसे बड़ा कारण कौन सा? धन का कारण। धन मिलेगा। आज भी तुम्हारे गांव में जब तुम्हारे कोई पुराना घर और बना होता है, लोग पहला दिमाग लगाते हैं कहीं सोना होना तो नहीं गाड़ के गया दादा जमीन के अंदर, होता है नहीं? यही वाला इंटरेस्ट इस दुनिया में सबसे बड़ा कारण होता है किसी घटना के। आर्थिक कारण। पैसा हर आदमी को प्यारा है, लालच कि पैसा मिले। तो ये किसी भी घटना के होने के सबसे बड़े कारणों में से एक कारण है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो स्त्री का कारण माना जाता है। पहली कोई अगर घटना मानी जाएगी तो धन के कारण मानी जाएगी। अगर वो घटना धन के कारण नहीं हुई है तो जरूर 100% वो स्त्री के कारण हुई होगी। समझ है भाई? महाभारत का युद्ध देखो, पांडवों वाली बात छोड़ दो, अगर पांडवों को अगर गांव दे दिया होता, इस वाले केस को हटा दें, तो दूसरा कारण कौन है? द्रौपदी। द्रौपदी को क्या जरूरत है अंधा कहने की? अगर वो अंधा ना बोलती तो युद्ध होता। तो दूसरा कारण कौन बना? स्त्री। समझ है? और क्या, यही कारण है। पहला कारण अपने रामायण में कौन माना जाता है? भरत का राज्यारोहण है। अगर वो नहीं माना, अगर नहीं माने थोड़ी देर के लिए, तो स्त्री सीता को क्या जरूरत है हिरण मांगने की? कारण कौन बना? और अगर इसको भी छोड़ दें तो लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काहे काटी? नाके ने काटते तो बवाले नहीं होता। दूसरा कारण कौन बना? स्त्री। इस दुनिया में जो भी घटनाएं घटित होती है उसके पीछे मात्र दो कारण। पहला, एक तो धन, अगर वो घटना धन के वजह से नहीं हुई है तो 100% स्त्री की वजह से हुई है। तीसरी कोई वजह है ही नहीं। समझ आ रहा है? अरे आत्मसम्मान कुछ नहीं होता है। आत्मसम्मान हर सेकंड खरीदा जाता है, हर सेकंड खरीदा जाता है। अभी जैसे पीयूष सर हैं, पीयूष सर हमको अभी कहें सर बाहर आते ही तुमको 1 लाख रुपया देंगे, 2 घंटे पढ़ा देना, हम 3 घंटे पढ़ाएंगे। और पीयूष सर थोड़ा ऊँचे उससे बोले नहीं बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं आप। बात सुन आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? तुम किसी के यहाँ नौकरी करते हो और एक दिन पूरा मतलब सैलरी तुमको एक दिन पहले मिल जाए और तुमको फिर जम के गरिया, तुम गरिया गाली भी सुनोगे, अरे बहुत बढ़िया आदमी है, कोई समस्या नहीं है। आत्मसम्मान आदमी हमेशा अपने पैरों में कदम रखता है, बस कारण वहां पैसे का होना चाहिए। समझ आ रहा है? आज भारत के सभी लोगों ने अपना आत्मसम्मान मोदी के चरणों में गिरवी रख दिया है। नहीं रखा है। कौन बोल पा रहा है? क्योंकि वो आदमी बहुत ताकत है और हर आदमी का उसके साथ पैसा जुड़ा हुआ है। तुम जहां तुम्हारा आत्मसम्मान सामने आया तुरंत तुम्हारा पत्ता गोल। वरुण गांधी का आत्मसम्मान आया तो उनकी धज्जियां उड़ा दी आदमी ने। मेनका गांधी का आत्मसम्मान बीच में आया तो धज्जियां उड़ गई। कोई नाम जानता है उनको? कोई नहीं पूछता उनको। तो आदमी अपना आत्मसम्मान बेच के बैठा होता पहले,
आत्मसम्मान नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं, फालतू बात। आत्मसम्मान महाराणा प्रताप का हुआ करता था उस समय के लोगों में, आत्मसम्मान उस समय होता। हमारे दादा बाबाओं में होता था, मूछ का बाल गिरवी रख देते थे, मूछ के बाल गिरवी रख देते, ये बड़े आत्मसम्मान की बात होती है। लोग मूछ उड़ा के दे देंगे तुमको, बात पूरी होगी। आज दिन भर में 50 सैकड़ों झूठ बोले जाते हैं। आदमी झूठ ना बोले तो उसका पेट खाना ना हजम हो, और एक दिन तुम सच बोल दो, अगले दिन तुम मार दिए जाओगे। बहुत जरूरी है यार, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम एक दिन खाली सच बोल दो, अपने पूरे एक जीवन, एक दिन का पूरा जो तुमने कांड किया और वो पूरा सच बोल दो कहीं जाके, अगले दिन तुम मार दिए जाओगे। हैं? नहीं बच रहे तुम्हारे घर वाले, इतना कूटेंगे तुमको। अच्छा तुम बाहर जाके ये सब करते हैं, मारे जाओगे तुम। इसलिए सच नहीं बोल सकते आप। ये भगवान कृष्ण बोल के गए भाई, हमेशा सत्य नहीं बोल सकते आप। अगर भगवान कृष्ण अगर इतने सत्यवादी होते, अश्वत्थामा को झूठ बोल के क्यों मरवाते? वो बोल के गए भैया, कभी कभी आता है, ऐसी परिस्थिति आती है जब झूठ बोलना जरूरी हो जाता है, तो कृष्ण खुद झूठ बोल के गए, नहीं गए। बहुत सारे कांड उन्होंने झूठ बोलवा के करवा दिए। इसका मतलब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में झूठ बोलना बहुत जरूरी बात है, अगर आप जिंदा रहना चाहते हो। नहीं भगवान राम को नहीं बोलते हैं। कौन? भगवान राम को नहीं बोलते थे। भगवान राम दूसरी प्रतिष्ठा के आदमी थे, समझो इस बात को। पहले राम हुए, पहले कृष्ण हुए। मेरी बात ध्यान से समझो, पहले राम हुए। जितने दुष्ट हम लोग हैं, उतने दुष्ट हमारे पापा हैं। पापा हमारे तब भी थोड़ा दुष्ट हैं, तो उनसे ज्यादा अच्छे थे कौन? बाबा। उनके अंदर आत्मसम्मान बचा हुआ था, उनके पिताजी के अंदर और ज्यादा आत्मसम्मान बचा था। तो कृष्ण से पहले कौन? राम। वो कम दुष्ट, समझ आ रहा है? हाँ, तो फिर इससे सीखा किसने? कृष्ण ने, कि सब कुछ सच बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी है, नहीं तो हमारी पत्नी हर जाएगी। तो इसलिए अपनी पत्नी भगा लाए। कौन? रुक्मणी। बवा लेगा तुम, है ना? अपनी पत्नी को ना हमारी और भगा के ले जाए, इससे बढ़िया हम अपनी पत्नी को तो भगा ले आएंगे। रुक्मणी को भेज ले आया, नहीं लेके आया? तो ये सीखने कैसे मिला उनको? राम से। इसलिए हम सीखते हैं चीजों को, सुधारते हैं चीजों को। हाँ, बहुत कृष्ण बता के गए ना हम लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में कि ऐसे जीवन होना चाहिए। आ रहा समझ में? ठीक, तो ये समझ आ रहा है। अब इसकी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को देखना है कि किस आधार पर हम हड़प्पा में आए 1921 में। वो क्या क्या घटनाएं थी जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आए, यानी कि वो फेज क्या है। कोई जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? इसमें कौन नहीं जुड़ा, बिना मतलब में चल रहा है। अच्छा, देखो ये है बंगाल, कलकत्ता, जहां पर अंग्रेज अपनी राजधानी बना के बैठे थे, और ये है पंजाब। यहां पर एक समय था, राजा रणजीत सिंह का शासन था। किसका नाम सुना है? राजा रणजीत सिंह अपने समय में दुनिया के सबसे बदसूरत इंसान, बताया था, सबसे बदसूरत आदमी थे, है ना? चेचक वाली कहानी थी इनके साथ। तो बंगाल से यानी कि कलकत्ता से एक व्यक्ति है जिसका नाम है चार्ल्स मैसन। क्या नाम है? चार्ल्स मैसन जो है वो राजा रणजीत सिंह से बड़ा प्रभावित हुआ। घटना है 1826 के आसपास की। तो आदमी कलकत्ता से पंजाब जाना चाह रहा था। कहां जाना चाह रहा था? और हड़प्पा पड़ता है पंजाब में ही। राजा रणजीत सिंह कहां से? पंजाब से। समझ आया? तो जब इससे इधर से वो पंजाब जा रहा था तो बीच रास्ते में हड़प्पा नाम का उसको एक टीला मिला। क्या मिला? हड़प्पा नाम का उसको टीला मिला, और बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी था वो। उसने देखा, थोड़ी बहुत खुदाई उदाई की। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को इसके बारे में बताया कि या इस वाली जगह की आप लोग खुदाई करवाइए, और हमें लगता है कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता के यहाँ प्रमाण मिलने की संभावना है। इंडस वैली, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो सब इसके ऊपर हंसे। हाँ, पगला गए हो का तुम किस देश में, तुम्हें नहीं पता है? वही वाली बायस वाली बात है ना। इनका इतिहास आज का इतिहास है, ये जीवन भर गुलाम रहने वाले लोग हैं।
ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कैसे हो जाएंगे? सबसे पहले उन लोगों ने समझाया कि सबसे पहले मानव बसा अफ्रीका में, तो पहला आदमी यहाँ कैसे आके नजर आएगा तुमको? फालतू बात मत करो, फालतू पैसा नहीं इतना तुम्हारी बकवास बात सुनने का। अगर चार्ल्स मैसन की बातों को ध्यान दिया होता, ये बात हमें कब पता चलती? क्योंकि वो पहला आदमी था जिसने बताया इस जगह की खुदाई करवाइए, आप फंड प्रोवाइड कीजिए, हम खुदाई करते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है जो एविडेंस मिल रहे हैं उस एविडेंस के आधार पर मैं कह सकता हूं अनुभव के आधार पर कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता होने के प्रमाण मिलने की संभावना है। लेकिन नहीं माने। ठीक है, अब दूसरा मामला हुआ 1856 में। ये मामला कब का? 1826। अगला मामला आया 1856 में। मैंने बताया 1853 में क्या हुआ था, पहली रेलगाड़ी चलाई जा चुकी थी। तो 1856 में 1800, ये जो पाकिस्तान वाला एरिया मान लो आपको दिख रहा है, एक जगह है कराची, एक जगह है लाहौर, है ना, पाकिस्तान में है। तो कराची से लाहौर के बीच में रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी 1856 में। रेल की पटरियों को बिछाने का ठेका दो ब्रंटन भाइयों को दिया गया था। ब्रंटन बंधु थे दो, ब्रंटन बंधु। इनमें दोनों के नाम थे, एक का नाम था जॉन ब्रंटन और एक का नाम था विलियम ब्रंटन। इस तरह से ये दो भाई थे, इनको रेल की पटरियां बिछाने का काम दिया हुआ था। ठीक है, तो जब भी आप रेल की पटरियां बिछाते हैं तो आज भी आप जाकर रेल की पटरियों को देखो तो रेल की पटरियों को दबाने के लिए उस पर पत्थर डाले जाते हैं कि नहीं डाले जाते हैं, है ना? तो उन लोगों को भी पत्थर डालना था, तो पत्थर खरीद के लाना पड़ता, उसमें पैसा लगता। तो उन लोगों ने देखा कि यार आसपास में बहुत सारे मकान खड़े हुए हैं, और ईंटें उन्होंने उठा के देखी, ईंटें बड़ी मजबूत हालत में थी। उन्होंने कहा यार पत्थर लाने की जरूरत ही क्या है, ये घर तोड़ो, सारे ईंट डालो। बेहतरीन, मतलब सबसे ज्यादा नुकसान हड़प्पा सभ्यता के स्थलों को किसने पहुंचाया? इन दोनों भाइयों ने। तो जितने मकान बने हुए थे वो सारे मकानों को तोड़ तोड़ के उन लोगों ने रेल की पटरियों को बिछाने में किया। वो तो सौभाग्य था इस देश का कि हो गया 1857 में रिवोल्ट, विद्रोह हो गया, नहीं तो कुछ नहीं छोड़ते लोग। तो 1857 में जब विद्रोह हो गया तो इन लोगों को जो एक काम सौंपा गया था इन लोगों ने काम रोक दिया, भाई फंड देना बंद तो काम होना बंद, क्योंकि 1857 में हो गया क्या? विद्रोह। समझ में आया? 1875 का समय आ गया, यानी कि ये काम अब पेंडिंग हो गया, कुछ नहीं हो रहा। 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम इस वाली जगह पर आया सर्वे करने, तो उसको एक मुहर मिली। कौन सी मुहर? एक मुहर मिली, और उस मुहर पर एक सींग वाला बैल, जिसे यूनिकॉर्न कहते हैं, राइट, एक सींग वाला बैल का फिगर मिला, चित्र मिला, पिक्टोग्राफी की गई थी उसके ऊपर। उसने कहा भारत में एक सींग वाला बैल तो होता नहीं, यहां पर दो सींग वाला बैल होता है, लगता है ये कोई मिथिकल एलिमेंट है, वो मिथिकल एनिमल है, यानी कि कोई काल्पनिक जानवर है और कुछ नहीं है, ये फालतू की बात है, ऐसे कहीं से आ गया होगा। और उसने प्रमाणिक तरीके से बता दिया कि इस जगह की कोई कुछ कराने की जरूरत नहीं है, फालतू की बातें हैं, कुछ मतलब नहीं। क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम बहुत बड़े आदमी थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हेड था वो आदमी, इसलिए उसकी बातों को मान लिया। फिर कोई आदमी आ गया, इंटरेस्ट लिया ही नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो ये क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम मना कर दिया, इसलिए एक लंबे टाइम तक ये काम पेंडिंग पड़ा रहा। फिर जॉन मार्शल नाम का एक व्यक्ति आया। कौन? जॉन मार्शल नाम का एक व्यक्ति हुआ, ये प्योर आर्कियोलॉजिस्ट था, मतलब पूरा इंटरेस्ट, इसका शौक था चीजों को खुदाई करना। तो जॉन मार्शल ने क्योंकि जब ये लोग थे, मैसन हुए, ब्रंटन वगैरह थे, और अलेक्जेंडर कनिंघम, इन सभी लोगों ने कुछ ना कुछ बातें लिख के गए थे। जब चार्ल्स जॉन मार्शल आया तो उसने कहा यार ये लोग क्या करके गए, पहले पता करते। इसने इन तीनों लोगों को एनालिसिस करना स्टार्ट किया कि मैसन क्या बोला, ब्रंटन लोगों ने क्या किया, कनिंघम क्या बोला। इन सभी लोगों को एनालिसिस किया, और जॉन मार्शल ने एक व्यक्ति को हायर किया जिसका नाम है दयाराम साहनी।
समझ आ रहा है? उसने इस आदमी को असिस्ट करवाया, उसने कहा ऐसा है कि हमें इन लोगों के एनालिसिस से कुछ पता चल, कट गया, समझ आ रहा है? तो इस आधार पर जॉन मार्शल ने इस आदमी को बोला कि तुम जाओ वहां पर रिसर्च करो। तो दयाराम साहनी, अब यह घटना है 19, और उस जगह की बकायदा खुदाई करवाते हैं। समझ आया? 1921 में दयाराम साहनी ने जम के खुदाई करवाई और बहुत सारे एविडेंस खोजे वहां से। ठीक है, और ये जगह कौन सी थी? तो इस जगह का नाम था हड़प्पा, जो कि रावी नदी के किनारे स्थित थी। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, पंजाब नाम की जगह। और ये पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब, और आज जिले का नाम है शाहीवाल। यानी कि पाकिस्तान के पंजाब राज्य के शाहीवाल नामक जिले में एक जगह मिली जिसका नाम है हड़प्पा, जिसकी खोज की गई दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। और यहां से बहुत सारे एविडेंस मिले जो हम कल आपको डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें मिली, जिसके आधार पर जॉन मार्शल ने 1924 में, कब? 24 में। जॉन मार्शल भारत में नहीं है, लंदन में है, और अभी तक वो इस जगह पर कभी नहीं गए हैं। 1924 में अपनी एक मैगजीन द इलिस्ट्रेट लंदन न्यूज नाम की अपनी एक मैगजीन में 1924 में एक घोषणा की, कहा कि भारत में हमें दुनिया के सबसे प्राचीनतम सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। खोज कब हुई? 21 में। दुनिया को कब पता चला? 24 में। समझ में आया? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? ये है सफर किसका? हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का। ऐसे हमको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। पहली बात समझ में आया? अब कल वाली क्लास में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना है, भारत में क्या है, पाकिस्तान में कहाँ है, और अफगानिस्तान में कहाँ है ना? कौन कौन सी मेजर साइट्स हैं, उन मेजर साइट्स को डिस्कस करेंगे। कौन सी साइट्स कहाँ है ना, इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद किस साइट से क्या क्या चीजें मिली उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक, और जो भी चीजें हैं, इनके धार्मिक पहलू क्या हैं, सामाजिक पहलू क्या हैं, आर्थिक पहलू क्या हैं, इनका टाउन प्लानिंग क्या है, इनकी धार्मिक नीतियां क्या थी, इनके यहाँ प्रशासनिक नीतियां क्या थी, और फिर इनका सडन डिक्लाइन क्यों हो गया, अचानक से डिक्लाइन क्यों कर गए, उसको डिस्कस करके तब ये चैप्टर कंप्लीट। अभी एक लंबा टॉपिक है, ठीक है ना? इतना समझ में आया कि नहीं आया?